अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में भी पिछले लेक्चर में भी और पर्टिकुलरली इन द क्लास लेक्चर हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया था कि इकोनोमेट्रिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। ख़ुलासा ये है कि इकोनोमेट्रिक्स हम जो अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स है और ये जो बेसिक लेवल की हमारी इकोनोमेट्रिक्स है वो हम पढ़ते इसलिए हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसकी हम एक कंप्यूटर जनरेटेड वैल्यू बना सकें। यानी कि आसान ज़बान में आप यूँ समझ लें कि जिस तरह हम बार बार आप इकोनोमेट्रिक्स में दो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वाई और वाई हैट। वाई वो वैल्यू होती है जो कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं, या डिपेंडेंट वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि जो मार्केट से हम डेटा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने जीडीपी का डेटा लिया है तो वो वाला डेटा होगा जो पाकिस्तान का एक्चुअल डेटा होगा, या प्राइसेस का डेटा लिया है तो वो वाला डेटा लेंगे जो पाकिस्तान का एक्चुअल प्राइसेस का डेटा होगा। लेकिन जब हम वाई हैट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वाई हैट हम कंप्यूटर से जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ किसी मेथोडोलॉजी के। तो जिसे होना ये चाहिए, मतलब जो एक ट्रू चीज़ है वो ये है कि होना ये चाहिए आइडियली कि जो y और y हैट ये दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, हर वैल्यू कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ये एक आइडियली, एक हाइपोथेटिकली, आइडियली एक सिचुएशन है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि y में और y हैट में एक डिफरेंस आ रहा होता है, वो आना भी चाहिए। तो वो जो डिफरेंस है उसे हम कह रहे होते हैं कि ये हमारी डिस्टर्बेंस टर्म है, ये एरर टर्म है, या हमारे रेजिजुअल्स हैं। मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ बातें मौजूद होंगी। इन तीनों में स्लाइटली फ़र्क होता है। एरर टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म और रेजिजुअल्स, ये तीनों में स्लाइटली फ़र्क है। वो इस वक्त हम इस कम से कम इस लेक्चर में उस फ़र्क के ऊपर नहीं जाते। आप समझ लेंगे ये तकरीबन एक ही चीज़ होती है। तो जो इकोनोमेट्रिक्स है वो बेसिकली इस एरर टर्म को पढ़ने का नाम है, या इकोनोमेट्रिक्स जो है इस डिफरेंस को पढ़ने का नाम है कि जो कि वाई में और वाई हैट में है, या इकोनोमेट्रिक्स उस डिफरेंस को पढ़ने का नाम है कि जो कि ऑब्जर्व वैल्यू में और एस्टिमेटेड वैल्यू में जो फ़र्क होता है उसमें जो डिफरेंस आ रहा होता है उस डिफरेंस को पढ़ने का नाम इकोनोमेट्रिक्स है। अच्छा, अब ये जो वाई हैट है ये जनरेट होती है कंप्यूटर से। इसको जनरेट कराने के लिए जो भी आपकी इक्वेशन में जो पैरामीटर्स मौजूद होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, तो ये जो बीटा नॉट और बीटा वन है ये उस इक्वेशंस के पैरामीटर्स हैं। पिछली जो हमने एग्जांपल ली थी वो ये हमने ली थी कि एक्सपोर्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, और हमने कहा था कि एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्सचेंज रेट। तो ये बीटा नॉट या बीटा वन आपके पैरामीटर्स हैं। इक्वेशन टू इक्वेशन वैरी करते हैं, बंदा टू बंदा वैरी करते हैं। आप इसे अल्फ़ा नॉट कह लें, अल्फ़ा वन कह लें, गैमा नॉट कह लें, गैमा वन कह लें, जो मर्जी आप इसका नाम रख लें, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। ए बी सी कह लें, डी कह लें, कुछ कह लें। आपने अपने आप को असाइन किया होता है कि मैंने अपने पैरामीटर्स को किस तरीके से ये किन नामों से रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा, अब ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो बीटा नॉट है, ये जो बीटा वन है, इसे एस्टिमेट करने के लिए कुछ तरीका होगा। उस तरीके के लिए वो जो तरीका है उस तरीके को हम कहते हैं कि ये हमारा एस्टिमेटर है, ये हमारी मेथोडोलॉजी है। तो ये जो बीटा नॉट और बीटा वन जो है इसे एस्टिमेट करवाने के लिए बहुत सारे तरीके किताबों में मौजूद हैं। पिछले 200-300 सालों से होते आए हैं, होते रहेंगे। हमने क्लास में भी डिटेल में बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे तरीके थे जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सब्जेक्ट में आते रहे और फिर निकलते रहे। लेकिन आज इस वक्त मौजूद जो सब्जेक्ट है इसमें 3 बड़े मशहूर तरीके हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड या लीस्ट स्क्वायर मेथोडोलॉजी। लीस्ट स्क्वायर की आगे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड हो सकता है, जिसमें से 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड हो सकता है, जिसमें इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड हो सकता है, जिसमें 3 SLS हो सकता है, 3 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड हो सकता है, जिसमें श्योर मॉडल हो सकता है। ये सारे फिर आगे लीस्ट स्क्वायर मेथोडोलॉजी के पार्ट्स हैं। इसी तरह एक तो लीस्ट स्क्वायर मेथोडोलॉजी होगी, दूसरी मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथोडोलॉजी होगी, और तीसरी जनरलाइज मेथड ऑफ मोमेंट्स हो गए। स्टार्ट हम करते होते हैं हमेशा से लीस्ट स्क्वायर मेथोडोलॉजी से। लीस्ट स्क्वायर, अब यूँ हम समझ लें कि लीस्ट स्क्वायर मेथोडोलॉजी एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो कि हमें किसी भी रिग्रेशन के या किसी भी इक्वेशंस के जो पैरामीटर्स हैं उसको एस्टिमेट कराने में मदद देती है। या ये वो फार्मूला है, लीस्ट स्क्वायर मेथोडोलॉजी एक ऐसा फार्मूला है कि जो कि हमें बीटा नॉट या बीटा वन एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। यहाँ तक ये होगी बात। अब हम दूसरी बात ये करने लगे हैं कि लीस्ट स्क्वायर मेथोडोलॉजी क्यों अच्छी लगती है, या हम इससे क्यों स्टार्ट करते हैं, या ये क्यों इम्पॉर्टेंट है।
इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो लीस्ट स्क्वेयर मेथोडोलॉजी है ये अपने अंदर जो 3-4 प्रॉपर्टीज़ कैरी करती है, उसकी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। एक, ये बेस्ट होती है, दूसरी ये लीनियर होती है, तीसरी ये अनबायस्ड होती है और चौथी ये एफिशिएंट होती है। इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसा एस्टिमेटर है, ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो बेस्ट है, जो लीनियर है, जो अनबायस्ड है, जो एफिशिएंट है। अनबायस्ड का मतलब ये है कि मिसाल ले लें आप ये कि एक बड़ा पॉपुलेशन है, बल्कि उससे पहले भी एक बात करें, मिसाल लेने से पहले भी एक बात करें कि जो इकोनोमेट्रिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट होता है, ये बेसिकली पॉपुलेशन में से सैंपल उठा के उस सैंपल को टेस्ट करके उस सैंपल में से जो वैल्यूज़ जो उसमें से रिजल्ट्स आते हैं उसको पॉपुलेशन के ऊपर इन्फर करने का भी नाम है। एक ये बात भी मौजूद है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी पॉपुलेशन को टेस्ट कर लें। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें, एक मिसाल लें कि यार कि हमने अगर एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने अगर 100 बम बना लिए हैं, तो अगर हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि यार ये बम वर्क करेंगे या बम वर्क नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा कि वो या तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो 100 के 100 बम टेस्ट कर ले, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट कर ले, और या फिर यह है कि 2-3-4 बम्स का सैंपल टेस्ट कर ले। तो अगर वो सैंपल ठीक टेस्ट हो जाता है तो वो कहते हैं कि यार सारे ही अच्छे होंगे। तो पॉपुलेशन वायबल नहीं होता टेस्ट करना, कि अगर सारे के सारे बम टेस्ट कर लेंगे तो फिर आर्मी खुद क्या करेगी, दुश्मन क्या करे, दुश्मन के लिए हम क्या रखेंगे, सारे के सारे बम तो हम इधर ही मार के उड़ा देंगे ना। तो आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल टेस्ट करते हैं, तो जो कुछ सैंपल टेस्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज आगे से आप इन्फर करते हैं। तो जो हमारी लीस्ट स्क्वेयर मेथोडोलॉजी है, हम वो ये कह रहे हैं कि वो जो लीस्ट स्क्वेयर मेथोडोलॉजी हम ये कह रहे हैं कि वो बेसिकली ब्लू प्रॉपर्टीज होती हैं। उन ब्लू प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है अनबायस्ड। अब हम मिसाल लेते हैं सैंपल और पॉपुलेशन में से। अनबायस्ड का मतलब ये है कि एक दावा होता है, दावा ये होता है कि हमारी पॉपुलेशन ऐसी है, ये एक हाइपोथेटिकल दावा होता है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि अगर वही पिछली वाली मिसाल ले लें कि हमने दावा किया कि हमारे जो 100 बम हमने बनाए वो सारे के सारे ठीक हो गए, ये एक दावा है। और आप इस दावे को टेस्ट करने के लिए आप एक सैंपल बीच में से उठाते हैं कि अच्छा चलो 2-4 चीज़ें चेक करके देख लेते हैं। तो अगर वो जो दावा है और ये जो सैंपल है, अगर ये बराबर हो जाते हैं, अगर मैं सैंपल टेस्ट करता हूँ, वही बात निकल आती है जो कि दावा करने वाले ने किया है, यानी कि वही बात निकल आती है, वही रिजल्ट निकल आता है जो कि पॉपुलेशन का रिजल्ट हो सकता है, या जिसके बारे में एक क्लेम किया जा रहा है कि पॉपुलेशन ऐसी होगी, तो हम उसे कहेंगे कि ये एक अनबायस्ड पैरामीटर होगा, ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। यानी कि आप एक ओवरऑल पॉपुलेशन में से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिसका दावा किया जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है कि पूरी पॉपुलेशन ऐसी होगी या पूरी पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए, अगर आप उसमें से एक छोटा सा सैंपल उठाते हैं, उस सैंपल को आप टेस्ट करते हैं, जो सैंपल की वैल्यू होती है, सैंपल की वो जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, वो चाहे आप मीन निकाल रहे हैं, चाहे वेरिएंस निकाल रहे हैं, चाहे कुछ और चीज़ उसमें से निकाल रहे हैं, उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू वो उस पॉपुलेशन वैल्यू के अगर बराबर हो जाती है, ना उससे बहुत बड़ी होती है, ना उससे छोटी होती है, ना साइन में फ़र्क है, ना साइज़ में फ़र्क है, तो फिर हम ये कहते हैं कि यार ये एक अनबायस्ड पैरामीटर है। ये एक बात होगी। बेस्ट हम इसलिए कहते हैं कि इसके जो वेरिएंसेस हैं, जो इसके चाहे वो भले जो एक एस्टिमेटर है, ये जो ओवरऑल आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है रिग्रेशन लाइन की, वो जो एस्टिमेटेड वैल्यू आप कैलकुलेट करवा रहे हैं, या पूरी रेग्रेशन का जो वेरिएंस है उसको भी मिनिमाइज करता है। दूसरा, ये उसको भी मिनिमाइज करता है जो कि आपका पैरामीटर का वेरिएंस होता है। यानी कि अगर आप किसी और मेथोडोलॉजी से रेग्रेशन का वेरिएंस निकालेंगे या आप पैरामीटर का वेरिएंस निकालेंगे, और किसी और मेथोडोलॉजी से मुराद ये है कि आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड से निकालते हैं, GMM से निकालते हैं, जनरलाइज मेथड ऑफ मोमेंट से निकालते हैं, और आप OLS से लीस्ट स्क्वेयर मेथोडोलॉजी से निकालते हैं। तो लीस्ट स्क्वेयर मेथोडोलॉजी के जो वेरिएंसेस होंगे, जो वेरिएंस होंगे, जो इससे निकाले हुए जो वेरिएंस होंगे पैरामीटर्स के या रिग्रेशन लाइन के, वो एज कम्पेयर टू लाइक्लीहुड के से निकाले गए रिग्रेशन लाइन या पैरामीटर्स के वेरिएंस से कम होंगे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक बेस्ट होता है। यानी कि 2 प्रॉपर्टीज़ होगी, बेस्ट और अनबायस्ड। अगर किसी भी एक जगह पे अगर बेस्ट और अनबायस्ड इकट्ठी हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा एफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो हम अब ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ या तो वो अनबायस्ड भी होगा और वो बेस्ट भी होगा, अगर वो बेस्ट भी है और अनबायस्ड भी है तो हम उसे कहेंगे ये एक हमारा एफिशिएंट पैरामीटर है, या जो एफिशिएंट हमारा एस्टिमेटर है।
पैरामीटर उस एस्टिमेटर से निकलते हैं, इसीलिए इंटरचेंजेबली लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ इसमें यह है कि ये एक लीनियर एस्टिमेटर भी है। लीनियर एस्टिमेटर क्या है कि ये वो जो रिग्रेशन लाइन जो हम लाइन फिट कर रहे हैं वो एक लीनियरली फिट होगी, वो हाइपरबोला नहीं बनाएगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं बनाएगी, वो उसमें वो किसी और डिफरेंट शेप की नहीं होगी, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन फिट करेगा। इसको हम तफसील से बयान करेंगे क्लास के लेक्चर में। अभी तक हमने ये समझा है कि ये OLS मेथडोलॉजी क्या होती है और उसकी हम इसको ब्लू क्यों कहते हैं। अब इसमें यह बात याद रखनी है कि हम जो कहा है ना कि अगली बात यह है कि जो लीस्ट स्क्वेयर मेथडोलॉजी है ये ब्लू प्रॉपर्टीज कैरी करेगी, यानी कि जो लीस्ट स्क्वेयर मेथडोलॉजी है ये ब्लू होगी, लेकिन अगर इसमें 3, 4, 5, 6 अजम्पशंस हैं मोटी मोटी, उसकी अगर वो अजम्पशनें पूरी करेगी। यानी कि उसमें एक अजम्पशन ये है कि इसके एरर टर्म में हेटेरोस्क्लेरोसिटी नहीं होगी, इसके एरर टर्म में ऑटो कोरिलेशन नहीं होगा और इसमें एंडोजेनाइटी नहीं होगी। लीनियरिटी इन द एरर टर्म लीनियर होंगी, रैंडम वेरिएबल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मोटी मोटी 3-4 बातें आप याद रखें। मैं सेंटेंस को जो मैंने पिछले जो पूरा सेंटेंस में कैरी कर रहा हूँ, मैं ये कैरी कर रहा हूँ कि जो हमारी लीस्ट स्क्वेयर मेथडोलॉजी है, लीस्ट स्क्वेयर मेथडोलॉजी ब्लू प्रॉपर्टीज कैरी करती है। लीस्ट स्क्वेयर मेथडोलॉजी ब्लू होती है, बेस्ट होती है, बेस्ट होती है, लीनियर होती है, अनबेस्ट होती है, एफिशिएंट होती है अगर उसमें हेटेरोस्क्लेरोसिटी ना हो, अगर उसमें ऑटो कोरिलेशन ना हो, अगर इसमें एंडोजेनाइटी ना हो। ये हमने एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कि हमने किताबों में पढ़ा होता है। और अब हमने ये करना है कि हमने जो पहले तो हमने ये करना है कि हमने एस्टिमेट्स कैलकुलेट करने हैं, हमने पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, जो हम समझ के कैलकुलेट करेंगे कि यार कि ये ब्लू है। उसके बाद हम साइमल्टेनियसली साथ ये टेस्ट करेंगे कि क्या इसमें हेटेरोस्क्लेरोसिटी तो नहीं पाई जाती, क्या इसमें ऑटो कोरिलेशन तो नहीं पाया जाता, क्या इसमें एंडोजेनाइटी तो नहीं पाई जाती। अगर हेटेरोस्क्लेरोसिटी पाई जाती है तो फिर इसका मतलब है कि वो ब्लू नहीं है, वो बेस्ट, वो अनबायस हो सकता है, वो लीनियर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो बेस्ट ना हो सकता है कि वो एफिशिएंट ना हो। अगर उसमें ऑटो कोरिलेशन पाया जाता है तो फिर उसमें कोई और चीज़ होगी जो वो BLUE में से कोई एक चीज़ कम हो जाएगी। वो क्या चीज़ कम होगी उसको हम डिस्कस करते हैं। या उसमें एंडोजेनाइटी तो नहीं पाई जाती। तो अगर हेटेरोस्क्लेरोसिटी है, अगर ऑटो कोरिलेशन है, अगर एंडोजेनाइटी है, तो हम उसकी एक ट्रीटमेंट करेंगे, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें से ये प्रॉब्लम निकले। फिर उसके बाद जाके देखेंगे कि वो ब्लू है कि नहीं है। यानी कि अभी तक हमने जो देखा है वो ये देखा है कि जो OLS मेथडोलॉजी हम इसलिए शौक से पढ़ते हैं कि ये ब्लू प्रॉपर्टी कैरी करता है, ये बेस्ट होता है, ये लीनियर होता है, ये अनबेस्ट होता है, ये एफिशिएंट होता है अगर इसमें हेटेरोस्क्लेरोसिटी ना हो, अगर इसमें ऑटो कोरिलेशन ना हो और अगर इसमें एंडोजेनाइटी ना हो। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम होता है, ये जो 3-4 इकोनोमेट्रिक्स के हम प्रॉब्लम नाम ले रहे हैं, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर पीछे वाली 3 प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज OLS मेथडोलॉजी में, लीस्ट स्क्वेयर मेथडोलॉजीज में नहीं होती हैं। अब हमने जो काम करना है, हम एक छोटी सी कंप्यूटर की एक्सरसाइज करते हैं। उस छोटी सी कंप्यूटर से एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हम इसको बीटा नॉट और बीटा 1 कैसे एस्टिमेट करते हैं और हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हमें कैसे पता लगेगी कि ये बेस्ट है, ये लीनियर है, ये अनबायस्ड है, और हमें कैसे पता लगेगा कि ये अनबायस्डनेस इसमें ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं है, इसमें हेटेरोस्क्लेरोसिटी है कि नहीं है, और इसमें ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर पे। हम जब काम कर रहे होते हैं इकोनोमेट्रिक्स के लिए, तो हमारा जो बेसिक काम है वो ये है कि हमने किसी भी रिग्रेशन का पैरामीटर्स कैलकुलेट करने, ये हमारा बेसिक लेवल पे जो अंडरग्रेड लेवल है, इस लेवल पे हमारा यही काम है कि हमने बीटा नॉट और बीटा 1 कैलकुलेट करना है। जो जो आप बड़े होते चले जाएंगे, आप ग्रो करते चले जाएंगे, तो इकोनोमेट्रिक्स एक अपनी ही दुनिया है। लेकिन फिल वक्त हम ये समझें कि हमारी जो बेसिक रिग्रेशन लाइन है, जो हमारी क्वांटिटीज ऑफ फंक्शन ऑफ प्राइस है, ये जो हमारा बेसिक डिमांड फंक्शन है कि ये जो क्वांटिटी है ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने इसके लिए, अगर हम इसको इकोनोमेट्रिक्स की एक इक्वेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 प्राइस प्लस एरर टर्म। तो हमने बेसिकली इस बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी मेथडोलॉजी से। तो जो वो मेथडोलॉजी है वो लीस्ट स्क्वेयर मेथडोलॉजी हो सकती है, वो लाइक्लीहुड मेथडोलॉजी हो सकती है, वो GMM हो सकती है। हमारा काम इस वक्त आज के दिन में ये है कि हमने लीस्ट स्क्वेयर मेथडोलॉजी से करना है। वो हमने क्यों अडॉप्ट की है वो हमने जरा 2 मिनट पहले 4 मिनट पहले हमने तफसील से बात कर ली थी। जब अब एस्टिमेशन की बात आएगी तो हमें एक मशीन चाहिए।
वो मशीन आपकी कैलकुलेटर हो सकती है, वो मशीन आपकी कंप्यूटर हो सकती है। उस मशीन कंप्यूटर की मशीन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर आपका एक्सेल है, आप एक्सेल में भी आप बीटा नॉट और बीटा वन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ई व्यूज में भी कर सकते हैं, ये भी एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप स्टाटा में कर सकते हैं, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। ये एसपीएसएस में कर सकते हैं, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। आर में कर सकते हैं, अलग सॉफ्टवेयर है। मिनी टैब एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। हर बंदा अपने अपने आसानी के मुताबिक और अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक चीजों को इस्तेमाल कर रहा होता है। वो हम विद द पासेज ऑफ टाइम जो जो डिस्कस करते चले जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा कि अच्छी चीज कौन सी है और बुरी चीज कौन सी है। इस वक्त हम जो इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे ई व्यूज। वजह क्या है? नंबर वन, यूजर फ्रेंडली है। और दूसरा, बहुत सारी लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए या काम करने के लिए, तो आप जब अंडर ग्रेड लेवल से ऊपर जाते हैं तो अंडर ग्रेड लेवल पे होते हैं तो सबको पता होता है कि यार ये इस पे काम कर रहा है। तो वो यूजर फ्रेंडली है, मतलब 2-3-4 मिनटों में आप चीजें सारी आपकी यूज टू हो जाती होती हैं। ठीक है, ईव्यूज की वेबसाइट पे जाएंगे, ईव्यूज EVIEWS.com पे जाएंगे। वहां पे आप स्टूडेंट वर्जन को डाउनलोड करेंगे, अपना नाम पता उसे बताएंगे, वो आपको एक डाउनलोड करने का लिंक बताएगा। साथ ही आपको वो आपके ईमेल पे आपको एक वो भेज देगा, लाइसेंस की भेज देगा। वो लाइसेंस की आप उसमें डाल देंगे, आपका जो EVS 12 है स्टूडेंट वर्जन का, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा आपकी मशीन के ऊपर। तकरीबन साल के अंदर 1 साल इसकी वैलिडिटी रहती है और 6 महीने के बाद आपको इसको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि सेमेस्टर वाइज इसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने से मतलब ये है कि सिर्फ आपने वहां पर उसको लिख देना है कि हाँ जी मैं अभी तक स्टिल आई एम द स्टूडेंट। जिस वक्त आप उसे इंस्टॉल, वो एक विजिट बना होगा, वो मतलब आपको ओके 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 करते, मतलब आप उसको इंस्टॉलर का बटन आप दबाएंगे, जब बटन दबाएंगे तो वो इंस्टॉल करना शुरू करेगा। और 1-2 दफा वो आपको विजिट के थ्रू आपको वो कहेगा जी यस एक्सेप्ट द लाइसेंस, आप ओके करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे, फिर आप आगे जाएंगे और आपका अल्टीमेटली ये इंस्टॉल हो जाएगा। उनको बहुत बड़ी साइंस नहीं है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। दोबारा से अगर आप उसे ओपन करेंगे तो वो आपसे दोबारा एक दफा लाइसेंस की मांगेगा, जो कि आपकी ईमेल्स में आपकी जो पड़ी होगी वो आपने दोबारा उसको लाइसेंस की दे देनी है और आपको एक शॉर्टकट बना के आपके डेस्कटॉप पे दे देगा। जिस तरह यहाँ पे ये वाला शॉर्टकट है ना, ये जो EVS 12, आप इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक, तो इस तरह की एक शक्ल आपके सामने आ जाएगी। ये जैसे लिखा हुआ ना, EV स्टूडेंट वर्जन लाइट इज लिमिटेड कैपेसिटी वर्जन फलाना फलाना फलाना, द EV स्टूडेंट वर्जन लाइसेंस एक्सपायर्ड इन 1 ईयर आफ्टर EV इज द फर्स्ट इंस्टॉल। तो बहुत सारे और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, EVS 3 मौजूद है, फलाना मौजूद है, धमाका मौजूद है। आप टेम्पर्ड करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये जो है कि आपका एक वो ऑफिशियल है, तो आप उसको इस्तेमाल करें पहले साल सवा साल, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि इसको क्या करना है। अभी तो हम सीखने सिखाने के लिए काम करें, है ना। डबल क्लिक करेंगे, खुलेगा, मैसेज देगा, आप इसे ओके करके उसके मैसेज को रीड करके आमन्ना वसदकना कह के उसने कहोगे जी ओके भाईजान, ये ले। ये जो सामने आपके बन के आएगी ना, ये जो सामने आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, इसके अंदर अब बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक ये लिखा हुआ है कि क्रिएट अ न्यू फाइल, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, क्रिएट अ न्यू ईवीएस वर्क फाइल। वर्क फाइल से मुराद ये होता है कि एक ऐसी फाइल अपनी ईवीएस के बनानी है कि जहाँ पे आपने काम करना है, यानी कि जहाँ पे आप अपना डेटा रखेंगे, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स रखेंगे, जहाँ पे आप अपने टेबल्स रखेंगे, इक्वेशंस रखेंगे, ये एक वो वर्क फाइल है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी चीज ये है कि आप पहले से काम कर रहे हो और आपने एक वर्क फाइल आपने बंद करके रखी हो, सेव करके रखी हो, तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फॉरेन फाइल है, आप एक्सेल यहाँ पे खोल सकते हैं डायरेक्ट, और ईव्यूज इलस्ट्रेटेड आपको वो हल्का सा बता देगा कि यार कि ये चलता कैसे है। अगर आपने कोई हेल्प लेनी है किसी स्पेशल कमांड के ऊपर, तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा। अगर आपने को ऑनलाइन ट्यूटोरियल लेना है तो वो आपको पेड और अनपेड सारे ये ट्यूटोरियल्स बता देगा। ये बेसिकली इसकी सपोर्ट एरिया है और ये बेसिकली इसका वर्क फाइल का एरिया है, राइट। आपने इसको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वर्क फाइल। तो क्रिएट अ न्यू वर्क फाइल पे आप दबाएंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी के वर्क फाइल स्ट्रक्चर टाइप, आपके पास किस किस्म का डेटा है, इसको आप थोड़ा सा ओपन करें।
तो यहाँ पे 3 किस्म का डेटा आपके सामने मौजूद है। एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसका कोई आता पता कोई नहीं होता कि किस टाइम से शुरू होगा और किस टाइम पे खत्म होगा। यहाँ पे एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है। रेगुलर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा से मुराद ये होती है कि उसमें ये आपको पता होता है कि किस साल से शुरू होकर किस साल पे खत्म होगा, किस महीने से शुरू होकर किस महीने पे खत्म होगा, किस क्वार्टर से शुरू होकर किस क्वार्टर पे खत्म होगा, राइट। और ये बेसिकली एक पैनल डेटा की वो है कि आपने अगर क्रॉस सेक्शनल डेटा को टाइम सीरीज को डेटा को मिक्स करके आपने अगर पैनल डेटा बनाना है तो ये उसका वो है। वो जो आपने शुरू में कहा था ना, वो जो ई व्यूज लाइट है, तो वो ई व्यूज लाइट में एक जो है कमी वो ये भी है कि वो बैलेंस पैनल डेटा और अनबैलेंस पैनल डेटा में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ बैलेंस पैनल डेटा ही लेता है, ठीक है। हमारे पास इस वक्त जो हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं वो एक सादा सा एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है किसी भी चीज की वो प्राइस पे कितना डिपेंड करती है। बेसिक एक हमारा जो डिमांड फंक्शन है हम उसको एस्टिमेट करने लगे। हम कोई उसमें ड्रामाबाजी नहीं करने लगे लंबी चौड़ी। एक सिर्फ बाईवेरिएट मॉडल इक्वेशन हम रन करने लगे। बाईवेरिएट से मुराद ये है कि दो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट साइड पे और एक इंडिपेंडेंट साइड पे, यानी कि क्वांटिटी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन पी प्लस टर्म। तो दो चीजें हमें, दो डेटा सेट्स हमें चाहिए, एक हमें डिपेंडेंट साइड का डेटा चाहिए और एक हमें इंडिपेंडेंट साइड का डेटा चाहिए। और डिपेंडेंट साइड पे हमारा Q है और इंडिपेंडेंट साइड पे हमारी P है, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 19 बनती है। ये यहाँ पे देखें, ये साइड पे लिखा हुआ है, ये 19 बन रही है। पहले पे तो हमारा Q और P है और ऑब्जर्वेशन हमारी जो डेटा की वो टोटल 20 पे आई हुई है, तो एक दूसरे एडजस्ट कर लें तो ये 19 है। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी किया और ई व्यूज आपने दोबारा खोला तो डेटा आपका रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, आप इसको डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप इसको रख लें। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में वो आपसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे बता दें कि मेरे पास 19 ऑब्जर्वेशन है भाईजान। तो 19 ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे बंद कर, वो ओके कर देना है। आपके पास ये एक और विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में आपको ये बताएगा कि यार आपकी रेंज 1 से लेके 19 तक है, टोटल आपकी 19 ऑब्जर्वेशन है। दो नाम ये खुद अपने रखता है। एक तो ये जो आप देख रहे हैं चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा बीटा लिखा हुआ है और साथ आपने सी लिखा हुआ है। सी नाम ई व्यूज ने खुद अपने लिए रखा है, आप ये किसी भी वेरिएबल के लिए नहीं रख सकते हैं। और रेजेट इसने अपने लिए नाम रखा है अपने वेरिएबल के लिए, और ये भी आप अपने लिए नहीं रख सकते हैं। यानी कि दो नाम ई व्यूज ने अपने लिए खुद रख लिए हैं, सी और रेजेट। इसके अलावा आप किसी भी वेरिएबल का कोई नाम रख लें। किसी भी वेरिएबल से मुराद ये है कि ये जो मेरे पास एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट में मैंने एक नाम रखा है ना Q और P। मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल का नाम C नहीं रख सकता था, या मैं इस पे यहाँ पे C नहीं रख सकता था। मतलब मैं A B और D E F G H I J K L M N कोई भी रख ले सकता हूँ, लेकिन C नहीं रख सकता। ना ही तरह मैं रेजल्ट रख सकता हूँ, क्योंकि उसने अपने लिए रखा है। वो जब शुरू में बनी होगी तो उसने अपने लिए कांस्टेंट के नाम से C रख लिया और रेजिडुअल एरर टर्म के नाम से उसने C रख लिया। ये आपके पास ओपन हो गई। यहाँ पे आप जाएंगे, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि ये क्विक पे जाएं, वहां से आपने फाइल कॉपी की हुई है और आप एम्प्टी ग्रुप यहां से खोल लें और इसको पकड़ के ना आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, और जहां पे जो सेल आपको खाली मिलेगा ना 1 से ऊपर, देखें ये 19 तक आपको देगा, क्योंकि आपने 19 ऑब्जर्वेशन की कमांड दी है। ये जो लेफ्ट साइड पे देखें ना आप, ये वाली जगह, तो ये 19 देगा। 19 ऑब्जर्वेशन आपने कॉपी करके रखी हुई है। तो जो खाली सेल है Q और P के लिए, आप वहां पे इसको पेस्ट कर दें। Q के सामने Q की सारी वैल्यूज आ गई, P के सामने P की सारी वैल्यूज आ गई। आप इसको बंद कर दें। बंद किया, ठीक है। अब आपके पास चार चीजें आ गई। एक आपके पास सी आ गई, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, तो ये सारे का सारा आपका 0 पे है। ये मैं इसको P को डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास P की वैल्यू आ गई है, और ये मैं Q को डबल क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास Q की वैल्यू आ गई है, और मैं रेजेट को क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तक इसमें कुछ भी नहीं आया। जब मैं इक्वेशन एस्टिमेट कर लूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मेरा जो फंक्शन है बेसिकली वो है Q इज इक्वल टू बेसिकली बीटा नॉट और प्लस बीटा 1 P और प्लस U।
ये जो मैं जहाँ पे लिखा है इसको कमांड विंडो कहते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसमें यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे बेसिक बिल्कुल भी। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये मेरा फंक्शन है। इधर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मैं सिर्फ हमें समझाने के लिए लिखा है कि हम बेसिकली ये वाली चीज एस्टिमेट करने लगे। इसको यहाँ से मैं बंद करने लगा हूँ। मैं जब एस्टिमेट करूंगा तो मैं क्या एस्टिमेट करूंगा? ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। इधर ये बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, बहुत सारा तरीकाकार पड़ा हुआ है कि कहाँ से कैसे चीज एस्टिमेट होगी। इक्वेशन एस्टिमेट कैसे करेंगे, फैक्टर एनालिसिस कैसे करेंगे, और जियो मैप कैसे निकालेंगे, और ग्राफ और ग्रुप्स और लाइक्लीहुड्स, बहुत सारी चीजें आपने इक्वेशन पे जाना है। ओके करेंगे, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स और खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्यू रख दें, क्योंकि आपके पास क्यू है। स्पेस देके सी रख लें और स्पेस देके पी रख लें। अब आपकी बेसिकली बन के इक्वेशन वही वाली, क्यू इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन पी। क्यू की जगह पे क्यू आ गया, बीटा नॉट की जगह पे सी आ गया। सी उसने खुद रख लिया था उसके लिए, और पी आपके पास आ गया। और यहाँ पे ना आप जरा सा देखें नीचे, तो ये बहुत सारी मेथोडोलॉजीज गिवन है। वो जो जो हम बात करते थे ना, वो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि यार ये 2SLS से एस्टिमेट हो सकता है, जीएमएम से एस्टिमेट हो सकता है, लिमिटेड मैक्सिमम लाइक्लीहुड हो सकता है, और काउंट इन वो ये को इंटीग्रेटिंग रेग्रेशंस, और ये और आर्च और बाइनरी और ऑर्डर और सेंसर बहुत सारे हैं। हमने सिर्फ ओएलएस पे रहना है, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथोडोलॉजी पे रहना है। ऑप्शंस पे जाएं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। वो यहाँ से आप यहाँ पे ऑप्शन सेट कर सकता है कि जी आपने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर निकालना है, आपने हुबर वाइट लीस्ट स्क्वायर निकालना है, आपने हेटेरो ऑटो कंसिस्टेंट लीस्ट स्क्वायर निकालना है, या कौन से वाला लीस्ट स्क्वायर निकालना है। टाइप्स यहाँ पे गिवन हो सकती हैं, किस टाइप को आप क्या करना चाह रहे हैं, वेट्स किस टाइप से देना चाह रहे हैं, और स्केलिंग हो सकती है, आपने कौन सी स्केलिंग करनी है, और ब्ला 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 ब्ला, डिग्री फ्रीडम एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जैसे गिवन है बस वैसे कर देना है। फिल वक़्त जब हम आगे जाएंगे तो हम इसको अगले वाले लेक्चर्स में हम इसको पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यानी कि आपने क्यू लिख दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल सी लिख दिया, और आपने पी लिख दिया। आप इसको ओके करें। यहाँ पे आपके पास ये एक आउटपुट विंडो सामने आ जाएगी। ठीक है, आउटपुट विंडो सामने आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसी विंडो आ जाएगी जहां पे आपके पास पूरी डिटेल की चीज होगी। वो ये बता रहा है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्यू था, मेथड आपने लीस्ट स्क्वायर वाला एस्टिमेट किया, डेट आपने इस डेट को आपने एस्टिमेट किया, इस टाइम को आपने इस टाइम पे आपने एस्टिमेट किया, टोटल सैंपल आपका इतना था, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस आपकी इतनी थी। इंक्लूडिंग का मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसे होता है आप बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस डाल रहे होते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशंस का डेटा बीच में मौजूद नहीं होता, या मैक्सिमम होता है। तो मैं सॉरी, कुछ ऑब्जर्वेशन मिसिंग होता है, मैक्सिमम नहीं मिसिंग होता है, तो फिर वो खुद बहुत यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। लेकिन उससे अगर कुछ मिसिंग नहीं था तो वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन उसने ले ली है। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। ये आपका कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, बीटा नॉट आ गई। उसके कोफिशिएंट आपका 122.99, स्टैंडर्ड एरर टी स्टैट्स अभी देखते हैं क्या है, और ये आपका बीटा वन की वैल्यू आ गई है। यानी कि इस वक्त जो मतलब बन रहा है वो ये मतलब बन रहा है, मैं व्यू में जाऊं और मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन में चला जाऊं। ठीक है, बेसिकली जो बिल्कुल आखिर में देखें ना, ये बेसिकली इक्वेशन आपके पास एस्टिमेट होके आई है कि आपका जो क्वांटिटी है वो प्राइस पे नेगेटिवली डिपेंड कर रही है। यानी कि आप अगर एक यूनिट से प्राइस बढ़ेगी तो आपके 8.62 यूनिट से आपकी क्वांटिटी गिर जाएगी। ठीक है ना, तो ये बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये ऊपर अगर आप वापस उसी टेबल पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फोर्थ लास्ट है, यहाँ पे एस्टिमेट, उस एस्टिमेट्स पे आप वापस चले जाएंगे, आप उसी पे आप मौजूद है। यानी कि आपका जो बीटा वन है वो -8 है। तो ये नीचे बहुत सारा टेबल दिया हुआ है कि ये आर स्केयर है, ये एडजस्टेड आर स्केयर है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन है, ये सम ऑफ स्केयर रेजिडुअल्स है, और लाइक्लीहुड है। इसको ना एक एक करके हम देख लेते हैं और एक एक करके हम पढ़ लेते हैं फिल वक्त। हाँ कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। छोड़ दें थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट को, आ जाए पी की वैल्यू पे। पी की वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप -9 -8.62 का मतलब ये है कि अगर आप एक यूनिट से प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी आपकी ना 8.62 यूनिट कम हो जाएगी। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज को पी को इंक्रीज कर रहे होंगे, अगर आपकी प्राइस बढ़ रही होगी तो आपकी क्वांटिटी आपकी गिर रही होगी, ये इसका मतलब है। अच्छा,
अब दूसरी बात ये है कि स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर ये है कि देखिए यहाँ पे ना प्राइस की वैल्यू जो है ना वो प्राइस है ये 6.86 और ये 6.82 और ये 7.41 ना। तो इसको ना मैं दोबारा री इंटरप्रेट करता हूँ। री इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि ऑन एवरेज मैं ये कह रहा हूँ, ऑन एवरेज मैं ये कह रहा हूँ कि ये माइनस अगर आप प्राइस की एक वैल्यू बढ़ाते हैं तो मैं शायद जो है ना वो 8 ऑन एवरेज हर बंदा -8.62 इस क्वांटिटी को कम कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये देखें, आप यहाँ पे अगर आ जाएं तो इसका मतलब ये होगा कि यार कि एक जो ये जो पहला बंदा है वो इतनी प्राइस पे इतना क्वांटिटी खरीद रहा था, इतनी दूसरा बंदा इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था, तीसरा बंदा 7.41 प्राइस पे 61.5 क्वांटिटी खरीद रहा था और छठा बंदा इस प्राइस पे ये खरीद रहा था। इसको यूं पढ़ लें या इसको यूं पढ़ लें कि यार डे 1 के ऊपर आपकी प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी, और दूसरे डे पे आपकी प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी, और तीसरे डे पे आपकी प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी, और चौथे डे पे आपकी प्राइस ये थी और ये क्वांटिटी ये थी। पढ़ने का तरीका है, चूंकि अभी तक हमने कुछ स्पेसिफिक डेटा नहीं उठा रहे हैं, रैंडम चीजें उठा रहे हैं, रैंडम सिर्फ समझने के लिए, आउटपुट ऑफ द ईवी समझने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो हम इसलिए ये रैंडम चीज उठाई हुई है। तो यहाँ पे मतलब ये बनेगा, यहाँ पे मतलब ये बनेगा इस जगह पे कि जी अगर हम ऑन एवरेज अगर प्राइस में 1 यूनिट आप करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑन एवरेज आपका 8.62% आपका वो कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन नॉट नेसेसरली कि हर दिन के लिए ऐसा ही हो। तो ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं ना, हर दिन के लिए ये ऐसा ही हो, किसी में ये थोड़ा सा कम होगा, किसी में कोई थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वो उसमें एक वेरिएशन चलती रहेगी ना, उसमें एक वेरिएशन चलती रहेगी। तो स्टैंडर्ड एरर का मतलब है कि ये बेसिकली उसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये उसकी स्टैंडर्ड जो उसका वेरिएंस है, ये उसकी एक वेरिएशन है कि यार ये इतना है, मतलब ये 88.88 इसकी वेरिएशन है। अगर ये जीरो वेरिएशन तो होती, यहाँ पे ये जीरो होता है ये स्टैंडर्ड एरर, तो इसका मतलब ये होता है कि हर दिन पे हर दिन पे अगर आपकी प्राइस, अगर आप 1 यूनिट प्राइस को बढ़ाते तो हर रोज जो है ना वो -8.62 यूनिट आपके कम हो जाते क्वांटिटी में से। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे जो वेरिएशन है वो ऐसा नहीं है कि आपकी वो चूंकि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड एरर आपका एग्जिस्ट कर रहा है 0.8, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हर दिन में एक अगर आप 1 यूनिट प्राइस की बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हर दिन में इसमें वेरिएशन आएगी। तो कभी ये 8.62 कम होगी, कभी ये 8.60 कम होगी, कभी ये 8.90 कम होगी, कभी ये 8.40 कम होगी, कभी ये 7.90 कम होगी, कभी ये 9.10 कम होगी, कुछ ना कुछ इसमें होता रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये अगर उसको ओवरऑल एक डिस्पर्शन निकालें तो ये उस जो कमी बेशी का जो डिस्पर्शन है वो 0.88 निकलेगा। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड एरर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी डिस्पर्शन को शो कर रहा है ना। तो जितना ये कम होगा, जितना ये कम होगा उतना हम ये कहेंगे कि ये बेहतर है। अगर ये कम होते 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 जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये बनेगा कि हम किसी भी दिन अगर हम प्राइस अगर हम 1 यूनिट आगे पीछे करेंगे तो हमारा जो क्वांटिटी है वो 8.62 आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन ये जीरो होगा नहीं कुछ ना कुछ ये एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑन वैल्यू है। अभी हमने ये बात की है ना कि ये कम हो जाएगा, 0.88 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब यहाँ पे, और हमें यहाँ पे इसकी वेरिएशन को चेक करने के लिए, हमें इसकी वेरिएशन को चेक करने के लिए हमें ना कोई एक एक्सटेंड, हमें ये नहीं अंदाजा, दूसरे मतलब में ये समझे, हमें ये नहीं अंदाजा कि ये 0.88 जो है, ये 0.88 है, ये ज्यादा है या कम है। हमने कहा जितना कम हो तो उतना बेहतर है। हो सकता है कि बाज केसेस में 0.88 बहुत ज्यादा हो, मतलब सारा डेटा ही अगर चल रहा हो पॉइंट्स 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 में, तो वो फिर स्टैंडर्ड एरर 0.88 बहुत ज्यादा होगा ना, या 0.4 भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होता है, और बाज़ औक़ात ये सैकड़ों में भी होता है, वो कम होता है। वो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका डिपेंडेंट साइड का और इंडिपेंडेंट साइड का डेटा किस तरह से प्लॉट हुआ पड़ा है, या किस तरह से वो बना हुआ है। तो एब्सोल्यूट टर्म में इसका कोई मतलब नहीं होता, तो हमें एक रेशो चाहिए होती है। रेशो का मतलब ये है कि वो किसी को एक वो हमें ये बता दे कि एक्चुअली वो है क्या। तो अगर हम कोफिशिएंट को 8.62 को अगर हम स्टैंडर्ड एरर 0.88 को पे तकसीम करें तो हमारे पास t स्टैट्स की वैल्यू निकल आती है, यानी कि 8.62 डिवाइडेड बाय 0.88,
तो हमें इन कोफिशिएंट और उसी कोफिशिएंट की वेरिएशन का अगर हम रेशो ले लें तो हमारे पास टी स्टैट्स निकल आएगी, यानी कि बीटा नॉट ओवर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द बीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आती है। इस वैल्यू का क्या मतलब है, अगर हम रट्टा मार लें तो रट्टा यही है कि जी अगर ये 1.64 से अगर ऊपर आ जाती है तो वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कोफिशिएंट निकाला हुआ है 8.62 ये ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है, यानी कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। बल्कि थोड़ी सी देर पहले ये बात कहनी चाहिए थी कि हमने वो जो शुरू में जब हम वीडियो लेक्चर में हम जब बात बता रहे थे तो हम ये कह रहे थे ना कि पॉपुलेशन में से हम डेटा उठाते हैं, तो वो एक पहले हम इससे पहले एक दावा भी करते हैं, हम ये दावा करते हैं कि यार के प्राइस का क्वांटिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये क्लेम है, ये बेसिस ऑन द पॉपुलेशन ये क्लेम है कि प्राइस का क्वांटिटी पे कोई वो नहीं है, वो नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है सप्लाई, मतलब एक ख्याल आता है ना कि आप जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा दें तो क्वांटिटी तो उतनी होगी, तो इसका मतलब है कि प्राइस का क्वांटिटी पे जीरो इम्पैक्ट है। तो हम इस दावे को टेस्ट करते हैं सैंपल लेके। जब हम सैंपल लेके टेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि भाईजान हो सकता है कि हमारे पास अब वैल्यू आ जाती है -8.262, तो हम उसे कहते हैं कि यार ये तो मुझे नॉन जीरो लग रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, मैं फिर इसको टेस्ट करता हूँ टी स्टैट से, टी स्टैटिस्टिक से, जेड स्टैटिस्टिक से, एफ स्टैटिस्टिक से और बहुत सारी चीजों से। तो अगर टी स्टैटिस्टिक्स अगर एक रटा है कि अगर वो 1.64 से ऊपर चली जाती है या 1.96 से ऊपर चली जाती है या 2.33 से ऊपर चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि वो 5% है, वो 10% है, वो 1% है, तो वो एक नॉन जीरो इम्पैक्ट रखती है, यानी कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रखती है। तो ये वैल्यूज उन तीनों वैल्यू से ऊपर है, 1.64 इन द केस ऑफ 10%, 1.96 in the case of the 5% level of significance, 2.33% in the case of 1% level of significance। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस दावे को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो जो शुरू में हमने क्लेम बनाया था ना पॉपुलेशन की बेसिस पे जी कि प्राइस कोई इम्पैक्ट नहीं रखती क्वांटिटी के ऊपर, हम उस नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यार ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आसानी के लिए हम प्रोबेबिलिटी पे चले जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली इस टी स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम एक स्टूडेंट्स को रटा मरवाते हैं कि अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.1 से कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट है, यानी कि वो 0.1 का जो लॉजिक है वो 10% ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। आप इसे 0.05 पे ले जाएं अगर आप 5% पे करना चाहते हैं, अगर आप 0.01 पे ले जाएं अगर आप इसको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करना चाह रहे हैं। ये आपकी ये चारों बड़ी स्टैट्स आपकी वो सामने आ गई कि कोफिशिएंट का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, टी स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। नीचे आ जाए, आर स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। आर स्क्वायर बेसिकली ये शो कर रहा होता है कि जो आपके इंडिपेंडेंट साइड के ऊपर वेरिएबल्स मौजूद हैं वो डिपेंडेंट साइड की वेरिएबल में जो वेरिएशन आ रही है उस वेरिएशन को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितने परसेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें यूं जाए ना जरा पीछे, तो अगर ये यहाँ पे 62.5 है तो यहाँ भी 62.5 होता, यहाँ भी 62.5 होता, डिपेंडेंट वेरिएबल में सारे 62.5 होते तो देयर वाज नो एनालिसिस, तो मतलब उसमें वेरिएशन तो था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आप प्राइस को जहां मर्जी ले जाएं, आपकी डिपेंडेंट साइड में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि देन देयर इज नो एनालिसिस। अगर आपका डिपेंडेंट साइड में कोई वेरिएशन नहीं है तो फिर इकोनोमेट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो चूंकि ये वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, 62.5 से 64.8 हो रहा है, 64.8 से 61.5 हो रहा है, 61.5 से 62.6 हो रहा है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार कि ये जो वेरिएशन आ रही है इसका सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है। तो अभी तक इस यूनिवर्स में हमने प्राइस ली हुई है, तो हम ये समझ के चले हैं, मतलब हमने ये दिल में अज्यूम किया हुआ था कि जो क्वांटिटी की जो वेरिएशन है उसकी वेरिएशन का पूरा सारा का सारा जो सोर्स है वो सोर्स क्या है, वो आपका वो है प्राइस है। तो आर स्क्वायर हमें ये बता रहा है कि यार 84% यानी कि 0.8 जो है ये 84% ऑफ द वेरिएशन इन क्वांटिटी इज कनेक्टेड विद प्राइस है, यानी कि प्राइस आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन को 84% एक्सप्लेन कर रही है। ये इसका सादा सा मतलब है। ये बेसिकली सोर्स ऑफ वेरिएशन की परसेंटेज को शो करता है कि आपके इंडिपेंडेंट साइड पे जितने वेरिएबल्स पड़े हुए हैं एक है, हमारे केस में इस वक्त एक पड़ा हुआ है। अगर आप 2 डालेंगे तो 0.84 आ जाता है, या 3 डालेंगे तो 0.84 आ जाता है। तो आप कहेंगे कि हमारे हमने जो इंडिपेंडेंट साइड के ऊपर हमने जितने भी हमने लिए हुए हैं वेरिएबल लिए हुए हैं वो 84% डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन को शो करा रहे हैं।
अच्छा, नीचे उसके बाद है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जब कभी भी रिग्रेशन में ना एक वैल्यू डालें, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डालेंगे, जब भी रिग्रेशन में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डालेंगे तो आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। यानी कि जब कभी भी आप एक p की जगह पे आप y डाल लें, p के साथ आप y डाल लें, y के साथ आप टेस्ट डाल लें, टेस्ट के साथ आप वेदर्स का डाल लें, सीजन का डाल लें, कुछ भी डाल लें आप, तो आपका 84 वेरिएबल, आपका जो आर स्क्वायर है वो 84 से 0.84 से बढ़ जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आप वेरिएबल इंडिपेंडेंट साइड पे डाल रहे हो वो रेलेवेंट भी हो। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर ये फर्क करता है कि आपने वो जो वेरिएबल डाला है वो कहीं रिडंडेंट वेरिएबल तो नहीं है, वो कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं है कि जो वो रेलेवेंट इररेलेवेंट वेरिएबल तो आपने नहीं डाल दिया। अगर तो आप उसमें रेलेवेंट वेरिएबल डाल रहे हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो साथ साथ आर एडजस्टेड आर स्क्वायर की भी वैल्यू बढ़ रही होगी। लेकिन अगर आप इररेलेवेंट वेरिएबल डाल रहे हैं, रिडंडेंट वेरिएबल डाल रहे हैं, तो फिर ये होगा कि जो आपका आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही होगी, लेकिन एडजस्टेड आर की वैल्यू की आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी इस एग्जिस्टिंग वैल्यू से कम हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल डालते हैं ना, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैं डब्ल्यू एक वेरिएबल डाल देता हूँ, कोई एक विंड का वेरिएबल डाल देता हूँ कि यार विंड चल ज्यादा, हवा ज्यादा तेज चलेगी तो क्वांटिटी मेरी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आर स्क्वायर तो 0.84 से उठ के ऊपर जाएगा ही जाएगा, 0.85 हो सकता है, 0.86 हो सकता है। लेकिन अगर वो रेलेवेंट वेरिएबल है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर भी 0.83 से बढ़ के 0.84 हो सकता है। अगर वो इररेलेवेंट है तो फिर ये 0.83 से कम होके 0.82 पे या 0.81 पे चला जाएगा। ये एक इसमें बेसिक फर्क है, ये इसलिए एक यूजफुल वो है। किताबों में लिखा होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एडजस्टेड और फलाना है फलाना फलाना है, वो हम बाद में देखेंगे क्लास में कही है, अभी हम इंट्यूटिवली बात करें। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन ये है कि जिस तरह हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पैरामीटर की बात की ना, वो कितनी वेरिएशन है, तो ये बेसिकली वो जो आप फिटेड लाइन होती है और वो जो एक्चुअल लाइन है वो, यानी कि अगर मैं व्यूज में जाऊं, व्यू में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल और रेजिडुअल फिटेड का डेटा उठाऊं, तो ये एक टेबल बना हुआ होगा। ये देखें, ये एक्चुअल डेटा था ना 62.5, जो कि एक्सेल शीट में गिवन है, ये 62.5, 64.8, 61.5, तो ये वही गिवन है, ठीक है। ये फिटेड है, ये वाई हैट है, ये क्यू हैट की वैल्यू है, और ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो बेसिकली जो रिग्रेशन लाइन है जो आपकी जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन लाइन है, बेसिकली वो इसका रफली इसका वेरिएशन होता है रेजिडुअल का, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब हम तो वो कहते हैं ना कि ये बेसिकली वो जो फिटेड रिग्रेशन लाइन है, ये जो ये वाली, अगर मैं इसके रिजल्ट्स में जाऊँ तो एक एक ये वाला वैल्यू है, एक आपकी ये नीचे देखें, ये एक ग्रीन है फिटेड, और एक आपकी ये ऑरेंज कलर की लाइन है और एक ब्लू कलर की लाइन है। जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये आपका एक्चुअल डेटा प्लॉट हुआ पड़ा है, और ये जो आपकी फिटेड है ये आपका एस्टिमेटेड लाइन प्लॉट हुआ पड़ा है। तो ये बेसिकली इनकी वो फिटेड लाइन का एक रेगुलेशन होता है या रेजिडुअल का एक रेगुलेशन होता है, वो वेरिएंस होता है। तो ये बेसिकली वही है। फिर बात कहानी वही है कि जितना ये कम होगा उतना ये बेहतर एक जितना ये कम होगी उतनी ये बेहतर एक एस्टिमेट वो होगी, ठीक है। डिपेंडेंट्स वो जो हम जो स्केयर्ड सम ऑफ स्केयर्ड रेजिजुअल रेजिजुअल का स्केयर करेंगे, उसको सम करेंगे तो ये उसकी वैल्यू आ जाती है। जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत सारी चीजों को एस्टिमेट करने में आगे हेल्प करती है, लेकिन इधर यहाँ पे जरूरत नहीं है। लाइक्लीहुड भी ऐसा ही है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं पढ़ रहे हैं। अब स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंट साइड पे जितने भी वेरिएबल हैं उसका जॉइंटली इम्पैक्ट कितना पड़ता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जिस तरह टी स्टैट्स का हमने बताया था वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो इसी तरह हम एफ स्टैट्स में भी वही बताते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर हम जो आगे चलते चले जाएंगे तो हम इसको वो बढ़ते चले जाएंगे, चूंकि अभी ये चीज़ें अभी वो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। ये जो अगली साइड पे है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन है, वो जो क्यूब है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इंफॉर्मेशन क्राइटेरियाज हैं, तीन इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया हैं, लेकिन ये चूंकि टाइम सीरीज डेटा में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लैग लेंथ के सेलेक्ट करने में, मॉडल को सिलेक्ट करने में, डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट करने में, तो इस वक्त यहाँ पे इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो डर्बन वाटसन ऑटो कोरिलेशन को टेस्ट करने का एक तरीकाकार है, एक फॉर्मूला है। तो वो चूंकि ये चारों चीजें टाइम सीरीज में ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी तो इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। इस वक्त आपने जो जेन में रखना है
वो ये इनमें रखना है कि ये कोफिशिएंट क्या चीज़ है, ये स्टैंडर्ड एरर क्या चीज़ है, ये टी स्टैट्स क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर और एफ के वैल्यू, यानी कि 1, एफ और 2 और 3, 4, 5, 6, 7 एस्टिमेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए और हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह परसों मिलते हैं क्लास में।